सो वेलकम टू एप्टीट्यूड क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट। इन टोटल 3 प्रकार है। पहला टाइप है लीनियर अरेंजमेंट। यह आपने देखा होगा जब टीचर आती है क्लास में और बच्चों को कहती है सही से रो में बैठिए, वही है आपका लीनियर अरेंजमेंट। दूसरा टाइप है सर्कुलर अरेंजमेंट। अब बच्चे पढ़ लिए, अब रिसेस का टाइम है, बाहर निकले, कैफ़े में गए और कैफ़े में आपने देखा होगा सर्कल वाला टेबल होता है, उसमें बैठने का अरेंजमेंट को ही हम कहते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट। और फाइनली तीसरा है मिसलेनियस अरेंजमेंट। ये स्पेशल टाइप है। अब ये क्या है, आपको सिचुएशंस दिए जाएंगे, उस सिचुएशंस को, उस सिनारियोज में बच्चों को बिठाना है। अब वैसे वाले सवाल को कोई स्टैंडर्ड सवाल हम नहीं कहेंगे, इसलिए मिसलेनियस टॉपिक्स में हम डाल देते हैं। ठीक है, तो बेसिक टू एडवांस सब कुछ आज हम देखने वाले हैं। तो शुभ काम में देरी क्यों, स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक। पहला टॉपिक है लीनियर अरेंजमेंट। अब जैसा नाम है वैसे उसका काम है, लीनियर यानी लाइन। सर लीनियर अरेंजमेंट में क्या ये कंपलसरी है कि बच्चों को रो में ही बिठाना है? क्या ऐसा नहीं हो सकता हम उनको कॉलम में बिठाएं? वेरी गुड क्वेश्चन। लीनियर अरेंजमेंट तो सिर्फ लाइन के बारे में बात करता है, तो वो लाइन में रो वाइज भी हो गया, कॉलम वाइज भी हो गया, जैसे बिठाना बिठाओ। फेसिंग में भी जैसे बिठाना बिठाओ, नॉर्थ हो गया, साउथ फेसिंग हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। इसलिए जब मैं फेसिंग कह रहा हूँ यानी डायरेक्शन सेंस टेस्ट का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसमें मैंने सारा कंसेप्ट पढ़ाया है। आप ज़रूर से वो लेक्चर देखना, फिर सिटिंग अरेंजमेंट में आना, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड है। तो मुझे लगता है पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि रो वाइज भी बिठा सकते हैं, कॉलम वाइज भी बिठा सकते हैं, फेसिंग कहीं पर भी कर सकते हैं। सर एक डाउट है, अगर कुछ भी नहीं दिया कि बच्चे कहाँ पर देख रहे हैं, तो नोट कीजिए बाय डिफ़ॉल्ट हमको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि बच्चों को नॉर्थ फेसिंग में हम बिठाए। ठीक है, सो स्टूडेंट फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, अगर कुछ भी ना दिया हो, 99% केस में दिया जाता है कि बच्चे साउथ में देख रहे हैं या ईस्ट में देख रहे हैं, वेस्ट में देख रहे हैं, नॉर्थ में देख रहे हैं, बट ऐसा एक दो सवाल पक्का आएगा जिसमें कुछ नहीं दिया है तो स्टूडेंट फेसिंग नॉर्थ हम अज़म करेंगे। अच्छा, ये जो नॉर्थ साउथ फेसिंग है ना, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि राइट लेफ्ट फिर उस हिसाब से चेंज हो जाता है। देखो ध्यान से कि मैं आर को राइट कहूँगा और एल को लेफ्ट कहूँगा। ठीक है जी। अब अगर मैं ये कहूँ कि ये बच्चा नॉर्थ को देख रहा है, तो राइट कौन सा होगा? देखो आप मुझे देख रहे हो, मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो अगर आप नॉर्थ में देख रहे हो तो फिर राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा। मैं राइट ही हूँ ना, तो मेरा राइटिंग पैड भी यहाँ पर है, राइट साइड में। अच्छा, अगर वही मैं अपना पोजीशन चेंज कर दूँ, कैमरा यहाँ पर रखने से अब मैं उल्टा ये पूरा का पूरा मॉड्यूल ऐसे कर दूँ, तो फिर क्या होगा? मैं साउथ में देख रहा हूँ। जब मैं साउथ में देख रहा हूँ तो मेरा राइटिंग पैड जो है ना, यहाँ से हट करके यहाँ चला जाएगा। क्यों? मैं तो हूँ राइटी, बट जैसे ही मैं साउथ में देखूंगा मेरा राइट उधर चला जाएगा ना। तो अगर मेरा राइट उधर चला गया तो ये रहा राइट और ये रहा लेफ्ट। देखा, फेसिंग के हिसाब से राइट लेफ्ट चेंज हो रहा है। वैसे ही अगर मैंने अपना सेटअप जो है वो ईस्ट में फेस करवा दिया, तो मेरा जो राइट है वो ये वाला हो जाएगा, लेफ्ट जो है ये हो जाएगा, फाइनली वेस्ट। तो राइट ऊपर हो जाएगा, लेफ्ट नीचे हो जाएगा। ठीक है, आप खुद को इमेजिन कीजिए कि आप वेस्ट में देख रहे हो, तो राइट ये साइड, लेफ्ट पीछे साइड। तो ये है आपका फेसिंग एंड राइट लेफ्ट। अब चलिए एग्जाम्पल्स की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन के सामने, KS R F G एंड L आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। सब कुछ दिया गया है, नॉर्थ फेसिंग है, रो में बिठाया जा रहा है, लीनियर अरेंजमेंट का सवाल है। अब आगे, G एंड L आर इन सेंटर, G इज द इमीडिएट नेबर ऑफ R, K एंड S आर एट द एक्सट्रीम एंड्स, R सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ S, हु इज टू द लेफ्ट ऑफ K, R F G L। अब देखो, जब भी वर्ड प्रॉब्लम आता है ना, बच्चे मन ही मन उदास हो जाते हैं। अरे सर इतने लंबा वर्ड प्रॉब्लम, समय लगता है, कहाँ से स्टार्ट करें वो पता नहीं चलता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, मैं ट्रिक दे रहा हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है और जितना हो सके उस इंग्लिश को कन्वर्ट करना है लेटर्स में, मैथ्स टर्म्स में या लॉजिक्स में, जितना हो सके। बार बार हम पढ़ने नहीं बैठेंगे ये वर्ड प्रॉब्लम, ये तो समय वेस्ट होगा। इसलिए एक बार पढ़ो, उसको डिकोड करो शॉर्ट फॉर्म्स में। जैसे मैं पहली लाइन पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में रजिस्टर हो गया, लीनियर अरेंजमेंट का सवाल है, तो मैंने लाइन बना दिया। फिर दूसरा उन्होंने कहा नॉर्थ फेसिंग, तो ये मैंने सिंबल बना दिया। जब भी मैं बच्चों को बिठाऊंगा, ये अजम्पशन से बिठाऊंगा कि बच्चे नॉर्थ में देख रहे हैं, इसलिए राइट होगा ये वाला साइड, लेफ्ट होगा ये वाला साइड। क्लियर? देखो सिंबल में हो गया। अब फिर मैं ये भी काउंट कर रहा हूँ कि कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6।
अगर 6 बच्चे हैं तो ये रहा 1 2 3 4 5 6, 6 जगह बना दी। खत्म, ये लाइन की कहानी अब खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। G एंड L आर इन दी सेंटर। गड़बड़ क्या करते मालूम है? G एंड L आर इन दी सेंटर। सर ये रहा सेंटर, तो यहाँ पर G को बिठाते, यहाँ पर L को बिठाते। कहीं पर ऐसा मेंशन किया है क्या कि G पहले है L बाद में है? नहीं सर जी, बस इन्होंने इतना ही कहा है कि G एंड L आर इन दी सेंटर। तो ऐसा भी तो हो सकता था ना कि L पहले है G बाद में है। हाँ सर जी, ऐसा हो सकता है। तो ये केस 1 को मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ये रहा मेरा केस 1, और जो मेरा केस 2 है उसको मैं नीचे लिख रहा हूँ, ये रहा। साइड बाय साइड में लिख दूंगा ताकि मेरा ज़्यादा समय वेस्ट ना हो। एक लाइन पढ़ दिया, दोनों केस यहाँ पर बना दिया, और फिर जो केस गलत होगा वो तो खारिज हो ही जाएगा, उसको क्या ही कहना। जो केस पास हो गया उससे आंसर आ जाएगा। अब आगे, G इज़ द इमीडिएट नेबर ऑफ R। G और R बाजू बाजू में, ये लो R यहाँ पर, इसमें R को इधर बिठाना पड़ेगा। ये भी काम खत्म हो गया। अब आगे, K एंड S आर एट द एक्सट्रीम एंड्स। K S एट द एक्सट्रीम एंड। K यहाँ पर भी हो सकता है, K यहाँ पर भी हो सकता है, सिमिलरली S यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। इनमें से कोई एक अरेंजमेंट सही होगा, आइदर KS सही होगा या फिर SK सही होगा, बट हमको पता नहीं है ना कि कौन पहले कौन बाद में है। सिर्फ एक्सट्रीम एंड्स कहा गया है, तो कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो सिमिलरली इधर भी मैं लिखना चाहूँगा K या S कोई भी आ सकता है, K या S कोई भी आ सकता है। ठीक है जी, चलिए आगे। आगे है R सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ S। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो गया। R कहाँ पर बैठा है? इमीडिएट राइट ऑफ S में। अरे अगर ऐसी बात है इमीडिएट राइट ऑफ S में, तो अगर मैं S को यहाँ पर बिठा दूँ तो S का राइट कौन सा होगा? ये। सो क्या R सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ S? हाँ सर जी, ये हो रहा है। तो देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। अब यहाँ पर इसको हटा करके मुझको S कहना पड़ेगा। अब अगर मैं यहाँ पर S कह रहा हूँ तो ये K हो जाएगा राइट साइड में, करेक्ट, क्योंकि S के एक्सट्रीम कॉर्नर्स पर थे और उन्होंने कहा है कि R सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ S। अच्छी बात है। तो ये हो गया, एक प्लेयर मिसिंग है, K आ चुका है, S आ चुका है, R हो चुका है, F बचा है। तो ये कंप्लीट हो गया अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट के हिसाब से, केस 1 के हिसाब से, हु इज टू दी लेफ्ट ऑफ K? K के लेफ्ट में F बैठा है, डन एंड डस्टेड, बॉम्बे इज दी करेक्ट। कुछ स्टूडेंट्स है ना केस 2 के रिस्पेक्ट में भी आंसर जानना चाहते हैं, तो मैं ये कह रहा था R सिट्स टू दी राइट ऑफ S। तो अगर मैं S यहाँ पर लगा दूँ तो S के राइट में R आना चाहिए, बट R तो इधर बैठा है, तो S यहाँ पर आएगा नहीं। अगर S यहाँ पर नहीं आएगा तो S यहाँ पर आना चाहिए, बट फिर S का राइट तो बाहर हो गया, है ना। S का राइट तो बाहर हो गया, इधर तो R नहीं बैठा है, ये तो लेफ्ट में बैठा है, तो ये केस 2 इनवैलिड हो गया। ठीक है, तो केस 2 को खारिज करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज इनवैलिड, ये हमने जान लिया है। केस 1 जो है दैट इज पास, ये वैलिड था, इसके लिए यहाँ पर प्रॉपर तरीके से चीज़ें फिट हुई है। देयरफॉर द राइट आंसर इज F। देखा आपने, बड़ा इजी सवाल है सिटिंग अरेंजमेंट का। अगेन कह रहा हूँ, वर्ड प्रॉब्लम दिखने में बड़े बड़े होते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप डिकोड करना है, लॉजिक्स एंड मैथ्स में कन्वर्ट करना है। चलिए आगे लेकर चलता हूँ, अब थोड़ा सा और लेवल अप करते हैं। A certain number of people are sitting in a row facing north. G sits second to the left of S. T sits 4 to the right of R. Only 3 persons sit between R and Q. Only 2 persons sits between P and R. S sits third to the left of Q. If no other person is sitting in the row, what is the total number of persons seated? Count पूछ रहे हैं, देख रहे हो। पहले तो ये पूछ रहे थे ना यहाँ पर राइट लेफ्ट में कौन बैठा है, अब यहाँ पर काउंट पूछ रहे हैं कि टोटल कितने पर्सन यहाँ पर बैठे। ठीक है, तो मैं देख रहा था कौन से टाइप का अरेंजमेंट का ये सवाल है। तो यहाँ पर कह रहे हैं पीपल आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। ओके ओके, तो ये यहाँ पर बच्चे बैठे हैं, नॉर्थ को फेस कर रहे हैं, बट हमको पता नहीं कि कितना काउंट है। यहाँ पर काउंट पता नहीं है, इसलिए उन्होंने आगे यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम में कहा है G सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ S। तो यहाँ पर पोजिशन स्पेसिफिक है, G सिट्स सेकेंड टू दी लेफ्ट ऑफ S। तो S अगर मैं यहाँ पर बना लूँ, ध्यान से देखना, तो S का जो सेकेंड लेफ्ट है, ये फर्स्ट लेफ्ट, ये सेकेंड लेफ्ट, करेक्ट। सेकेंड लेफ्ट पर कौन बैठा है? सेकेंड लेफ्ट पर G बैठा है, ऐसा इनका कहना है। G सिट्स सेकेंड टू दी लेफ्ट ऑफ S। चलो ये हो गया, इसमें कोई केस नहीं आएगा, ये पोजीशन फिक्स है या स्पेसिफिक आप कह सकते हो। चलिए आगे क्या है, T सिट्स फोर्थ टू दी राइट ऑफ R। अच्छा, ये भी पोजीशन स्पेसिफिक है, R के फोर्थ राइट में, तो ये R आ गया,
पहला राइट, दूसरा, तीसरा, चौथा, फोर्थ राइट में कौन बैठा है? टी बैठा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या पॉइंट है? अब पॉइंट है ओनली 3% सिट्स बिटवीन आर एंड क्यू। अब दुविधा क्या है सर, जब आप कह रहे हो ओनली 3% सिट्स बिटवीन आर एंड क्यू, तो एक तो ये हो सकता है कि आर पहले था, फिर 1 2 3% उनके बीच में, आर क्यू के बीच में, और फिर सर जी ये भी तो हो सकता है ना कि क्यू पहले था, फिर 1 2 3 आर उसके बाद था। मैंने कहा हाँ यार, आर और क्यू के बीच में 3% बैठ रहे, इसके 2 सिनारियो हो सकता है। चलो तो मैं बीच में यहाँ पर और लगा देता हूँ, इन दोनों में से एक केस हमको चूज करना पड़ेगा। फिर उसके आगे क्या स्टेटमेंट कह रहे हैं? ओनली 2% सिट बिटवीन पी एंड आर। अरे सर इधर भी केस बनेंगे, 2 बच्चे बैठ रहे हैं पी और आर के बीच में, एक तो ये तरीका हो गया, या फिर आर डैश डैश पी, एक ये तरीका हो गया। और भी कुछ बातें हैं? हाँ सर जी, एक और बात है, दैट इज एस सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। क्यू के तीसरे लेफ्ट में एस बैठा है, तो ये देखो क्या ये बात ठीक है? पहला लेफ्ट, दूसरा, तीसरा, तीसरे लेफ्ट पर एस बैठा है, और ये पोजीशन स्पेसिफिक है, इसमें कोई केसेस नहीं बनेंगे। फाइनली इफ नो अदर पर्सन इज सिटिंग इन द रो, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन सीटेड? बस यही बात है। अब ये सारे के सारे सिनारियोज को इस वाले सिनारियो में फिट करना है। कैसे करेंगे? देखो दिखने में ये टफ लगता है, बट हमेशा जो पोजीशन स्पेसिफिक है ना, उससे कनेक्टिविटी ढूंढो। जैसे ये पोजीशन स्पेसिफिक था, ये वाला, ये वाला, ये वाला, क्या कुछ कनेक्टिविटी दिख रही है? जी एस, फिर इसमें एस की कोई जिक्र नहीं है, इसमें है तो जी एस, फिर देखो एस क्यू है ना, फिर इसमें कुछ नहीं है। क्यू से कनेक्टिविटी चाहिए तो ये देखो क्यू आर, फिर आर से कनेक्टिविटी चाहिए तो आप आइदर इसको चूज़ कीजिए, फिर उसको इसमें फिट कीजिए, या इसको चूज़ करके इसमें फिट कीजिए। कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, बट आई गेस आपको कनेक्टिविटी का गेम पता चल गया। कहना मुझे ये था कंक्लूजन में कि सभी को नॉर्थ फेसिंग में बिठाया जा रहा है। शुरुआत किया यहाँ से जी डैश एस, करेक्ट, फिर एस को कनेक्ट करवाया इससे, एस डैश डैश क्यू, करेक्ट, फिर क्यू को कनेक्ट करवाने के लिए इसमें कुछ मिला नहीं तो हमने इससे कनेक्ट करवा दिया, अगर इससे कनेक्ट करवा दिया तो इसको खारिज कर दिया, ठीक है। तो ये देख सकते हो क्यू डैश 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 आर, फिर आर को कनेक्ट करवाने के लिए इसको हटा दिया, ये वाला हमने यूज़ किया आर डैश डैश पी, ठीक है, ये हमने यूज़ किया, ये और ये यूज़ हो गया। अब ये बच गया है आर डैश 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 टी, तो आप देख सकते हो आर डैश डैश पी तो हो गया था, यानी ये वाला पी था ना, उसके बाद एक टी है। तो अब कितने इन टोटल यहाँ पर पर्सन्स बैठ रहे हैं? ध्यान से अगर आप देखोगे तो आंसर मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये हमको आंसर मिल रहा है। तो ये कनेक्टिविटी का गेम है। पहले हमने जो फिक्स प्लेयर से उसको मार्क किया, उसमें से कनेक्टिविटी हमने ढूंढी कि जी डैश एस, एस से कनेक्ट होता हुआ, फिर क्यू से कनेक्ट होता हुआ, यहाँ पर मिला नहीं तो फिर क्यू से कनेक्ट होता हुआ हमको यहाँ पर मिला, आर से कनेक्ट होता हुआ यहाँ पर, फिर यहाँ पर हमने फाइनल डेस्टिनेशन कर ली। तो ईजी सवाल है, सीटिंग अरेंजमेंट में कठिनाई नहीं होती है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप जाना होता है। जैसे चेक करो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ रो फेसिंग ईस्ट किरण इज सिटिंग 12th फ्रॉम द राइट एंड विनय इज सिटिंग 15th from the left. Kiran sits to the immediate left of Vinay. How many people are sitting in the row? अब ये थोड़ा सा अटपटा सवाल नहीं लगता आपको? पूछ रहे हैं कि उस रो में कितने पीपल बैठे हैं, बट वो अरेंजमेंट कैसे कह रहे हैं कि सभी ईस्ट को देख रहे हैं, ईस्ट को देख रहे हैं, और एक लाइन में आपको बिठाना है और फिर बताना है कि उस लाइन में कितने पीपल सिटिंग में थे, 27, 26, 28, 25। वीडियो को पॉज करके ज़रूर ट्राई कीजिए, इंटरेस्टिंग सवाल है। तो चलिए अब सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन बड़ा ट्रिकी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनना। यहाँ पर किस प्रकार से बिठाया गया है? इन अ रो फेसिंग ईस्ट, तो रो फेसिंग ईस्ट पहले वो बना लेते हैं कि बच्चे कहाँ पर देख रहे हैं, बच्चे ईस्ट में देख रहे हैं। जब ईस्ट में देख रहे हैं तो बेंच कैसी लगी होगी? सर बेंच इस प्रकार से लगी होगी, यहाँ से शुरुआत हो रहा है, मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ, यहाँ से शुरुआत हो रहा है, फिर नीचे 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 नीचे, है ना, और सारे पर्सन यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, ठीक है। और सभी अगर ईस्ट में देख रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है ये वाला साइड राइट हो जाएगा, ये वाला साइड जो है वो लेफ्ट हो जाएगा आरएल डायग्राम के हिसाब से। तो क्या मैं ये कह दूँ ये वाला साइड हम राइट की तरह ट्रीट करेंगे, ये वाला साइड हम लेफ्ट की तरह ट्रीट करेंगे। अब किरण इज सिटिंग 12th फ्रॉम द राइट,
राइट के कंपेयर में किरण कहाँ पर बैठा है, 12th वाले पोजीशन पर बैठा है। तो अगर यहाँ से ऊपर जाएंगे, कितना ऊपर जाएंगे, 12, है ना, तो हमको किरण यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, ये रहा किरण। ठीक है जी, ये जो पोजीशन है राइट के रिस्पेक्ट में 12th पोजीशन पर किरण बैठा है, ध्यान में रखना, ये चीज़ मैंने यहाँ पर रखी है। फिर वो कह रहे हैं विनय इज सिटिंग 15th फ्रॉम दी लेफ्ट। अच्छा, अब दिक्कत ये है कि लेफ्ट से आप कह रहे हो ना 15, विनय बैठा है, तो विनय किरण के पहले बैठा है यहाँ पर या किरण के बाद में बैठा है यहाँ पर, मैं कंफ्यूज हूँ, क्योंकि वो 15 ख़त्म कहाँ पर होगा, इसके पहले या इसके बाद में, वो मुझे पता नहीं है। और जब पता नहीं है तो मैं क्या करता हूँ पता है, मैं यहाँ पर 15 लिख करके छोड़ देता हूँ कि लेफ़्ट से आपको 15 जाना है और विनय आपको मिलेगा, बट हमको पता नहीं है कि विनय यहाँ पर है या यहाँ पर, इसलिए अब वो जानने के लिए क्वेश्चन को आगे पढ़िए। क्वेश्चन कहता है किरण सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ विनय। अच्छा, किरण विनय बाजू बाजू में बैठे हैं और इस प्रकार से बाजू में बैठे हैं कि किरण जो है विनय के इमीडिएट लेफ्ट में है। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर विनय यहाँ पर बैठा होता, ईस्ट को देख रहा है, तो फिर इस हिसाब से राइट में किरण आ गया, जो अलाउड नहीं है। क्वेश्चन कहता है कि लेफ्ट में होना चाहिए किरण, इसलिए ऑब्वियस सी बात है विनय यहाँ पर बैठा है, तभी तो जब वो ईस्ट में देख रहा है तो लेफ्ट में किरण आ गया। देख पा रहे हो आप? तो अब मेरे को पता चल गया कि ये जो है ना 15, ये 15 यहाँ तक है। मैं थोड़ा सा इधर खींच देता हूँ, है ना, यहाँ से यहाँ तक 15, और किरण का आपको याद है ना, किरण का आपको याद है ना, यहाँ से यहाँ तक 12। तो कुछ बच्चे स्मार्ट होते हैं, सर हो गया कहानी, 15 + 12 27, 27 को मार्क करेंगे और फिर पता चलेगा 27 इज़ द रॉन्ग आंसर। क्यों ऐसा? क्योंकि ओवरलैप करके कुछ चीज़ें होती है। जब यहाँ से आप 15 देख रहे हो, यहाँ से 12 देख रहे हो, तो एक बच्चों का आपने 2 बार 3 बार काउंट कर दिया, ऐसा भी तो हो सकता है ना। अरे हाँ सर जी, डबल बार काउंटिंग हो गई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं है। तो आप सोचिए और आराम से डिकोड कीजिए कि काउंटिंग स्टार्ट कैसे करोगे। एक ट्रैक पकड़िए, आइदर लेफ्ट से काउंटिंग स्टार्ट कीजिए या राइट से काउंटिंग स्टार्ट कीजिए, फिर उस हिसाब से एडजस्टमेंट्स कीजिए। अब मैं जो है ना, मैं लेफ्ट से काउंटिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ, सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि काउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम लेफ्ट। जब मैं ऐसा कर रहा हूँ तो किरण और विनय कौन से पोजीशन पर आए? सर लेफ्ट से 15 जाओगे तो विनय मिलेगा, तो 15th पोजीशन पर विनय है, उसके पहले किरण है तो वो हो जाएगा 14th पोजीशन पर। ठीक है जी, क्या आपको याद है इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा था? सर इन्होंने क्वेश्चन में कहा था किरण इज सिटिंग 12th फ्रॉम दी राइट। अगर आप राइट से चलना स्टार्ट करो तो फिर किरण जो है वो 12th पोजीशन पर मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किरण के पहले 11 बच्चे थे। अगर किरण के पहले 11 बच्चे हैं तभी तो 12th पोजीशन पर किरण है ना जी। हाँ सर जी, अगर किरण के पहले 11 बच्चे हैं तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये पूरा पोर्शन 11 स्टूडेंट का है? हाँ। और क्या मैं उसमें ये कह सकता हूँ अब कि अगर ये पूरा पोर्शन जो है वो 11 स्टूडेंट्स का है, ध्यान से देखना, तो ऊपर वाला हमको पता है ना, इधर से ले करके इधर लेफ्ट काउंटिंग हमने जब स्टार्ट की थी तो हमने क्या कहा था, इसमें कितने बच्चे हैं? 14th पोजीशन पर किरण बैठा है, तो यहाँ से यहाँ तक 14 स्टूडेंट्स है। चेक करो, 14 स्टूडेंट्स है। तो फाइनली हम कह देंगे दैट द आंसर इज इक्वल टू 14 + 11, दैट इज इक्वल टू 25 स्टूडेंट्स। हेंस द आंसर इज 25 स्टूडेंट्स। डन एंड डस्टेड, दिल्ली इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर गड़बड़ कहाँ पर करते हैं बच्चे मालूम है आपको? गड़बड़ ये कर लेते हैं कभी कभी, वो कहते हैं कि सर देखो हमने तो ये काउंटिंग पहले कर दी थी कि यहाँ से यहाँ तक कितने बच्चे थे? 15 बच्चे थे। मैंने कहा बढ़िया, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ 15 बच्चे। गड़बड़ ध्यान से देखना। फिर वो कहते हैं सर वो किरण जो है वो राइट से अगर चले तो वो आपको 12th पर मिलना चाहिए था, यानी इसके पहले 11 बच्चे रहे होंगे। तो देखो सर जी 11 और अब ऐड कर लिए सर जी 26 आ गया। अरे बट सर राइट आंसर तो 25 है, इसमें क्या गड़बड़ हो गई? इसमें ये गड़बड़ हो गई कि इसमें विनय को काउंट किया गया था। हाँ सर जी। क्या नीचे विनय को वापस से काउंट किया है? हाँ सर जी। तो विनय को 2 बार क्यों काउंट किया? एक ही बार काउंट करना था, इसलिए 2 बार जो काउंट किया ना वो रेक्टिफाई करो, -1 करो, 25 आएगा। विनय एक ही बार काउंट हुआ है।
सो 25 इज़ द राइट आंसर। तो मुझे लगता है आपको ये स्टोरी, ये सिचुएशन आपको अच्छे से समझ में आ गया। क्या किया हमने, जस्ट पहले फेसिंग देख लिया, ईस्ट में देख रहे हैं, बच्चों को बिठाया जा रहा है, हमने पहले वो काम कर दिया, राइट लेफ्ट पहले नोट कर दिया। फिर उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर किरण इज़ 12th एंड विनय इज़ 15, तो वो हमने कर दिया। कन्फ्यूजन ये था कि विनय पहले या बाद में, वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए इन्होंने इमीडिएट लेफ्ट वाला स्टोरी दिया था, उस हिसाब से मिल गया पोजीशन। फिर हमने काउंटिंग जो स्टार्ट है वो लेफ्ट से करना स्टार्ट किया, तो यहाँ से 14th और 15th पोजीशन मिल गया। तो टोटल हमको यहाँ पर पता चल गया दैट किरण 14th पोजीशन पर है, तो ये वाला जो एरिया है उसमें 14 बच्चे बैठे हैं, ठीक है। और किरण कहाँ पर था, अगर राइट से चलना स्टार्ट करे तो 12th पोजीशन पर था, यानी किरण के पहले इन टोटल 11 बच्चे रहे होंगे, इसलिए तो किरण 12th पोजीशन पर बता रहा है, ठीक है। तो फिर ये वाला सर्कल जो है वो हमारा 11 बच्चों का था, और आप देख सकते हो कि इन दोनों डायग्राम में कोई ओवरलैप नहीं है, ठीक है। इसलिए इस वाले डायग्राम से 11 बच्चे, इस वाले डायग्राम से 14 बच्चे, दोनों को ऐड किया 25 बच्चे, डन एंड डस्टेड। अगर ओवरलैप होता तो उस हिसाब से एडजस्टमेंट भी करना पड़ता, जैसे मैंने कहा था ना कुछ बच्चों ने ओवरलैप करके गलत आंसर कर दिया, तो वो एडजस्टमेंट -1 का करते तो आपको भी 25 स्टूडेंट्स मिलता। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है लीनियर अरेंजमेंट। अब हम देखेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट। तो हमारा सेकेंड टॉपिक है सर्कुलर अरेंजमेंट। अब सर्कुलर अरेंजमेंट में सबसे मेन चीज़ है सर्कुलर टेबल, उसी पर तो बिठाना है, और उसमें भी 2 प्रकार से बच्चे बैठ सकते हैं, सही पहचाना। बाय डिफ़ॉल्ट तो आप सोच रहे होंगे कि सर बाय डिफ़ॉल्ट तो सेंटर में बच्चे देखते हैं, हाँ, बट कुछ शरारती बच्चे भी होते हैं जो उल्टा बैठते हैं। ये देखो 2 केस मैं बता रहा हूँ। पहला केस क्या है, ये दोनों मान करके चलना सर्कल है, ये तुम्हारी लॉकडाउन वाली रोटियां है, एकदम गोला गोला। अच्छा चेक करो बाय डिफ़ॉल्ट कैसा होता है कि बच्चे इस वाले डायरेक्शन में देख रहे हैं, करेक्ट जी। इसको आप लिख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसी ही अरेंजमेंट होती है, सभी लंच के लिए ऐसे ही बैठते हैं, सबका टिफ़िन यहाँ पर, कोई खाकरा लेकर आया है, कोई मैगी लेकर आया है, कोई पोहा लेकर आया है, ठीक है। तो सभी यहाँ पर टिफ़िन रखते हैं, फिर एक दूसरे का खाते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट यही सिनेरियो होता है, लुकिंग टूवर्ड्स सेंटर, ठीक है जी। अब कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे जो है लुकिंग अवे फ्रॉम सेंटर। सुंदर कन्या जब आ जाती है तो ध्यान टिफ़िन पर नहीं रहता। आप कहाँ पर देखते हो, आप उधर देखते हो, इधर देखते हो, लुकिंग अवे फ्रॉम सेंटर। उसके प्लेट में मंचूरियन है, उसके प्लेट में तो पिज्ज़ा है। सो लुकिंग अवे फ्रॉम सेंटर भी एक सिनारियो होता है। तो ऐसे 2 सिनारियो होते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट में, और ये जो सिनारियोज है ना, इसके हिसाब से राइट लेफ्ट भी बदल जाता है। जैसे देखो अगर स्टूडेंट यहाँ पर बैठा है तो उसके हिसाब से राइट कौन सा हुआ, ये वाला राइट हुआ। आप खुद को इमेजिन करना, क्योंकि ये साउथ फेसिंग हुआ ना अब, है ना, तो ये राइट इस वाले साइड में होगा, लेफ्ट इस वाले साइड में होगा, सही बात। वही अगर कोई बच्चा इधर ही बैठा है बट वो अब नॉर्थ फेसिंग देख रहा है, तो फिर राइट हो जाएगा ये, लेफ्ट हो जाएगा ये। देखा आपने, टेबल वही है, टेबल वही है, पोजीशन भी वही दिया है, बट फेसिंग से हिसाब से राइट लेफ्ट चेंज हो जाता है। तो फेसिंग बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया फिर। तो ये चीज़ आपको नोट करनी है बस, इसके बाद तो आप रेडी हो फॉर द अरेंजमेंट क्वेश्चन। ये देखो 7 friends G, H, I, J, K, L and M are sitting around a circular table facing away from the center. J is sitting 4th to the left of G, K is sitting immediate to the left of J and immediately to the right of M. L and G are neighbors of H, who is sitting second to the left of M, who is sitting second to the left of K. अरे सर जी ये सवाल है या भूल भुलैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने अगेन कहा है, जब भी सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल आए पूरा एक बारी नहीं पढ़ना है। एज अ टीचर मैं पढ़ता हूँ क्योंकि ये सवाल आपको बनाना है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए। बट एज अ स्टूडेंट आपको कैसे बनाना है, कीवर्ड्स को पहले पकड़िए। पहली लाइन में आपको पता चल गया कि ये सर्कुलर टेबल का सवाल है, तो एक सर्कुलर टेबल बनाइए। सर्कुलर टेबल बनाने के बाद सेंटर ये रहा। फिर नेक्स्ट बच्चे कहाँ पर देख रहे हैं, अवे फ्रॉम दी सेंटर। अवे फ्रॉम दी सेंटर कहा गया है तो बाहर की तरफ देख रहे हैं। कितने बच्चे हैं वैसे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये सारे के सारे 7 बच्चे अवे फ्रॉम दी सेंटर देख रहे हैं। अब एक एक करके फिल करना स्टार्ट कीजिए। जे इज सिटिंग 4th टू दी लेफ्ट ऑफ जी। अब जे इज सिटिंग टू दी 4th टू दी लेफ्ट ऑफ जी कहा गया है, तो एक काम करते हैं, जे को यहाँ पर बिठाते हैं। अब देखते हैं
कि ये जो है फोर्थ लेफ्ट टू दी जी होना चाहिए। तो अगर जी यहाँ पर हो गया तो ये फर्स्ट लेफ्ट, खुद ही देखना कि ये साउथ को देख रहा है, अगर साउथ को देख रहे हैं तो राइट हो जाएगा ये साइड, लेफ्ट हो जाएगा ये साइड। तो यहाँ से अगर हम लेफ्ट देखें तो ये पहला लेफ्ट, ये दूसरा लेफ्ट, ये तीसरा लेफ्ट, तो गलत बात है। फोर्थ लेफ्ट कहा गया था सर जी, अगर फोर्थ लेफ्ट कहा गया था तो ये वाला पोजीशन ठीक रहेगा। देखो ये राइट है, ये लेफ्ट है, और कहा जा रहा है जे इज सिटिंग फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ जी। तो चेक कर लेते हैं फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, बात ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब, के इज सिटिंग इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ जे। अब जे कहाँ पर देख रहा है, बाहर देख रहा है, बाहर देख रहा है तो ये राइट है, ये लेफ्ट है, और के कहाँ पर बैठा है, लेफ्ट ऑफ दी जे में, तो के यहाँ पर बैठा है। देख रहे हो जी, है ना, फेसिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट लेफ्ट है ना, फिर वो कन्फ्यूजन कर देता है अगर आपका फेसिंग का कंसेप्ट क्लियर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, के इज सिटिंग का ये तो हो गया, एंड इमीडिएटली टू द राइट ऑफ एम। अच्छा, अगर एम का राइट देखे तो के वहाँ पर भी मिलेगा, यानी एम यहाँ पर हो गया। आप खुद को इमेजिन कीजिए एम वहाँ पर, और उसका जो राइट है, राइट हो जाएगा ये वाला साइड, कि आपको दिखाई पड़ेगा। चलो ये भी क्लियर हो गया। अब ये सारे प्लेयर बैठ गए, बाकी 3 बच गए ना। एल एंड जी आर दी नेबर्स ऑफ एच, एल एंड जी आर दी नेबर्स ऑफ एच। तो जी यहाँ पर है, ये एच का नेबर है ना, तो ये देखो ये एच, और ये क्या कह रहे हैं, एल एंड जी आर नेबर्स ऑफ एच, तो एल यहाँ पर होना चाहिए, तब मैं कहूँगा ना एल एंड जी आर नेबर्स ऑफ एच। फिर कॉमा कह रहे हैं हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एम। ओके ओके, ये जो नेबर एच है ना, ही इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एम, ऐसा कहना चाहते हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी है ना, कॉमा मतलब इसी की स्टोरी आगे नरेट हो रही है, तो एच की स्टोरी नरेट हो रही है। एंड ऑब्वियसली अगर एम का पहला और दूसरा लेफ्ट देखे तो एच हमें दिखाई पड़ भी रहा है। और एक प्लेयर रह गया, वो किसका होगा, जी हो चुका है, एच हो चुका है, आई रह गया था, तो यहाँ पर आई बैठना चाहिए। अब फाइनली हु इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ के, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ के, तो ये रहा के, ये रहा राइट, ये रहा लेफ्ट, तो सेकेंड लेफ्ट यानी पहला दूसरा, जी बैठा है जी। बॉम्बे इज द राइट आंसर, डन एंड डस्टेड। क्या ये टफ सवाल था सर्कुलर टेबल का? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ा, सर्कल बना दिया, फेसिंग अवे बना दिया, फिर एक एक करके चीज़ें हमने फिल की हैं स्टेप बाय स्टेप। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है सर्कुलर अरेंजमेंट में। चलो एक और बार सर्कुलर अरेंजमेंट का सवाल देखते हैं, बट डिफरेंट सिनारियो होगा। 7 persons A B C D E F and G आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फॉर प्लेइंग कार्ड्स फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। नहीं भी दिया होता ना तो हमको पता है प्लेइंग कार्ड्स खेलने के लिए सेंटर में ही देखना पड़ता है, तो बाय डिफॉल्ट वही होता। एनी हाउ यहाँ पर दिया गया है, C is sitting immediately to the left of G and D is sitting second to the left of C, B is sitting third to the right of A and F is sitting second to the left of A, who is sitting third to the right of C, D F E भी पूछा जा रहा है। अगर ध्यान से देखें ना, ये सवाल इतना कठिन नहीं है, कीवर्ड्स दे दिए इन्होंने, सिटिंग अराउंड सर्कल, सर्कल बना लो, फिर सर्कल बना लिया, ये है सेंटर, सभी अंदर देख रहे हैं, कितने हैं, 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ध्यान से देखो 7 लोग हैं। अब आगे बढ़ते हैं, C इज सिटिंग इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ G। अब जैसे ही ये दिया ना कि C इज सिटिंग इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ G, मैं सोच रहा था कि बिठा दे फिर C को, यहाँ पर C को बिठा दे और कह दे कि लेफ्ट में होना तुम जी के, तो ये देखो जी यहाँ पर होगा, क्योंकि इनवर्डली आप देख रहे हो ना, इनवर्डली जब देख रहे हो तो जी का राइट ये हो जाएगा, आप खुद को इमेजिन करो वहाँ पर, और लेफ्ट ये हो जाएगा। तो वो कह तो रहे थे सी इज सिटिंग इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ जी, बैठा है जी, लेफ्ट में बैठा है। एंड डी इज सिटिंग टू सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। अगर मैं सी होता, मैं साउथ फेसिंग हूँ, तो मेरा राइट ये हो जाता, मेरा लेफ्ट ये हो जाता। अब लेफ्ट में भी फर्स्ट और सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठा है, डी बैठा है। चलो तो ये भी फिक्स हो गया। अब बी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ए, ये खोजना थोड़ा मुश्किल है, बी कहाँ पर बैठा है, थर्ड टू द राइट ऑफ ए। चलो एफ इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, एफ कहाँ पर है, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। अब क्योंकि मुझे कनेक्टिविटी मिल नहीं रही थी, इसलिए मैंने स्टेटमेंट को है ना ऐसे तोड़ दिया, इसे लॉजिकल फॉर्म में तोड़ दिया। अब मैं एनालिसिस करूंगा और ट्राई करूंगा कि इनको फिट करूं। अब ए मेन प्लेयर है दोनों में, क्योंकि ए का राइट और ए का लेफ्ट दोनों में ये प्लेयर्स बैठे हैं, बी एंड एफ।
मैं सोच रहा था अगर ए यहाँ पर हो जाए तो क्या बात बनेगी। अगर ए यहाँ पर हो जाए, मैं वहाँ पर था, तो मेरा राइट जो है इस वाली डायरेक्शन में होगा, तो मेरा थर्ड राइट कौन सा हो जाएगा, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड राइट में बी आना चाहिए था। अगर ये ए है तो थर्ड राइट में बी आना चाहिए था, और सेकेंड लेफ्ट ना, तो मेरा ये फर्स्ट और ये सेकेंड, सेकेंड लेफ्ट में एफ आना चाहिए। तो ठीक है यार सॉरी, तो ये अरेंजमेंट बैठ रही है कि बी आ गया थर्ड राइट ऑफ ए में और एफ आ गया सेकेंड लेफ्ट ऑफ ए में। अब फाइनली एक प्लेयर बचा है, वो कौन था, ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई बचा था, तो ये ई आ गया। चलो सारे प्लेयर बैठ गए हैं और सही अरेंजमेंट में बैठे हैं, जैसे उनको चाहिए वैसे ही बैठे। फाइनली हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सी, ये सी है, साउथ फेसिंग है, राइट ये रहा, थर्ड राइट पूछ रहे हैं, तो ये पहला दूसरा तीसरा ई बैठा है जी, ये है आपका आंसर, ई बैठा है, कलकत्ता इज करेक्ट। देखा जी, सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल दिखने में कठिन है बट होते नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, 6 कलीग्स वंश, प्रिया, सैम, क्रिश, दीपा, जॉन, इसको ऐसे मान लो ना, KPSKDJ, सारे के सारे लेटर्स अलग ही है, वैसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये सभी के नाम क्यों लेने हैं जी, वंश को V, प्रिया को P, सैम को S, क्रिश को K, दीपा को D, जॉन को J। 6 लोग आ चुके हैं। आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फॉर लंच, सर फेसिंग टूवर्ड्स फेसिंग अवे दिया नहीं है, बाय डिफॉल्ट टूवर्ड्स दी सेंटर फेस करता है। ओनली 2 फ्रेंड्स आर सिटिंग बिटवीन क्रिश एंड दीपा, जॉन एंड सैम आर नॉट नेबर्स ऑफ क्रिश, सैम इज सिटिंग इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ दीपा, प्रिया इज सिटिंग इमीडिएटली टू द राइट ऑफ क्रिश, हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सैम, सैम के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है जी, ये आपको खोजना है। चलो खोजते हैं फिर। सबसे पहले हम सर्कल बनाएंगे, और सर्कल बनाने के बाद ये सेंटर, सारे के सारे डिब्बे यहाँ पर रखे हैं। लंच का समय है तो खाने के डिब्बे इधर ही रखेंगे सॉरी। तो ये रहा पहला प्लेयर, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा प्लेयर। चलिए अब कैसे क्या बिठाना है। ओनली 2 फ्रेंड्स आर सिटिंग बिटवीन क्रिश एंड दीपा, ओनली 2 फ्रेंड्स, तो क्रिश एंड दीपा ऐसे ही बैठे होंगे, इसलिए तो ओनली 2 फ्रेंड्स, ओनली 2 फ्रेंड्स, देख पा रहे हो आप। चलिए तो ये वाला तो हमने निपटा दिया कहानी कि डायगनली ऑपोजिट बैठे। फिर उसके बाद अब आप ये भी कह सकते हो कि दीपा यहाँ पर थी, क्रिश यहाँ पर था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे भी आप अरेंजमेंट करवा सकते हो। फिलहाल हमने ऐसे करवा दिया है। आगे बढ़ते हैं। जॉन एंड सैम आर नॉट नेबर्स ऑफ क्रिश, क्रिश के बाजू में आप जॉन सैम को नहीं रख सकते, तो जॉन सैम कहाँ पर आ सकते हैं, जॉन सैम इधर या जॉन सैम इधर आ सकते हैं। तो कन्फ्यूजन है सर, जॉन को इधर रखे या जॉन को इधर रखे, कन्फ्यूजन है, छोड़ दीजिए, ठीक है। दिमाग में रखिएगा कि जॉन सैम जो है ये वाली पोजीशन रखेंगे, ठीक है, जॉन सैम के लिए ये पोजीशंस बनी हुई है, ये वाली पोजीशंस में वो नहीं बैठेंगे। चलो तो मैं ये जॉन एंड सैम वाला इसको बॉक्स में रख देता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे एलिमिनेशन में काम आएगा। सैम इज सिटिंग इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ दीपा, अच्छा ये दीपा राइट इधर, लेफ्ट इधर, लेफ्ट में कौन बैठा है, लेफ्ट में बैठा है सैम, सैम इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ दीपा। प्रिया इज सिटिंग इमीडिएट टू द राइट ऑफ क्रिश, क्रिश जो है इधर है, उसका राइट ये होगा, इमेजिन करो ना खुद को, हाँ राइट में कौन है, इसकी बहन है, गर्लफ्रेंड नहीं है, कौन है यहाँ पर, प्रिया, प्रिया इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ क्रिश। फिर आप सोच रहे होंगे कि सर इन दोनों में कौन बैठेगा जी, 2 प्लेयर है ना, कौन कौन 2 प्लेयर है, देखो सर दीपा हो गया है, प्रिया हो गई है, क्रिश हो गया है, सैम हो गया है, वंश और जॉन बचा है, तो वंश इधर है या वंश इधर है। सर ये जानने के लिए वो एक एलिमिनेशन वाला लाइन आपको हेल्प करेगा कि जॉन एंड सैम आर नॉट नेबर ऑफ क्रिश। अगर वंश को आप यहाँ पर रखो तो फिर जॉन यहाँ पर आ जाएगा, बट सर जॉन शुड नॉट बी दी नेबर ऑफ क्रिश, इसलिए वंश को इधर नहीं बिठा सकते, वंश तुम ऊपर जाओ, तुम बनो क्रिश के नेबर, क्योंकि जॉन को बनना नहीं है, इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हो इस प्रकार से अरेंजमेंट होगा। अरेंजमेंट डन जी। हु इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सैम, सैम के सेकंड लेफ्ट में, सर सैम सेंटर को देख रहा है, राइट ये लेफ्ट ये, आपको लेफ्ट में जाना है 2 कदम, सेकंड लेफ्ट टू दी सैम, फर्स्ट सेकंड क्रिश बैठा है, कलकत्ता इज एब्सोल्युटली करेक्ट, डन एंड डस्टेड। तो इस प्रकार से आपने देखा सर्कुलर अरेंजमेंट के सॉल्व एग्जाम्पल्स हमने देखे, ठीक है, और हमने देखे हैं यहाँ पर लीनियर अरेंजमेंट के सॉल्व एग्जाम्पल्स। चलिए अब कुछ गेट क्वेश्चन भी देख लेते हैं और मिसलेनियस क्वेश्चन भी उसमें आपको मिल जाएंगे।
तो चलिए, सबसे पहला गेट का सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। गेट 2022 केमिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में पूछा गया था। सवाल ये है, 6 persons P, Q, R, S, T and U are sitting around a circular table facing the center, not necessarily in the same order। तो इस ऑर्डर में ज़रूरी नहीं है कि होंगे, है ना, कंडीशन के हिसाब से आपको बिठाना है। दूसरा, सर्कुलर टेबल है और कहाँ पर देख रहे हैं, सेंटर में देख रहे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, P sits next to S and T। Statement 2, Q sits diametrically opposite to P। Statement 3, the shortest distance between S and R is equal to the shortest distance between T and U। Based on the above statements, Q is a neighbor of option A, B, C या D। अगर ध्यान से देखें ना, ये सवाल उतना कठिन नहीं है, जैसे कहा है वैसे काम कर लो पहले। ये रहा हमारा सर्कुलर टेबल, सभी कहाँ पर देख रहे हैं, सेंटर में देख रहे हैं। अगर सेंटर में देख रहे हैं और कितने प्लेयर को बिठाना है, यहाँ पर 6 person को बिठाना है ना, तो सेंटर में देख रहे हैं तो आपको ऐसे इंडिकेशन में दे दिया है कि राइट लेफ्ट फिर कैसे होगा। अगर बच्चा यहाँ पर बैठा है तो वो टेबल के हिसाब से राइट ये होगा, उसके लिए लेफ्ट ये होगा। ठीक है, इतना बस आपको याद रखना है, बाकी कुछ नहीं। वैसे मज़े वाली बात है कि राइट लेफ्ट का लोचा ही नहीं है इस सवाल में। क्यों? स्टेटमेंट 1, P सिट्स नेक्स्ट टू S and T। एक काम करते हैं, P को यहाँ पर बिठा देते हैं। बिठाने के लिए यहाँ पर भी बिठा सकते हो, मैंने यहाँ पर बिठाने का फैसला लिया है। तो P सिट्स नेक्स्ट टू S and T। अब देखो, S इधर भी हो सकता है, S इधर भी हो सकता है। ठीक है, फॉर नाउ मैंने मान लिया है कि T को इधर रखते हैं, S को इधर रखते हैं। उल्टा रखना है तब भी रख सकते हो, आंसर तो वही आएगा। ठीक है, जो आना है आंसर वही आएगा। चलिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, Q सिट्स डायमेट्रिकली ऑपोजिट टू P। तो एकदम से अगर ये सेंटर है तो अगर मैं डायामीटर ऐसे बनाऊँ तो एकदम से ऑपोजिट में कौन है, Q है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन S एंड R इज इक्वल टू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन T एंड U। अच्छा, T इधर है तो वो कह रहे हैं T एंड U का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये कॉर्ड हो गया। ठीक है, उतना का उतना ही कॉर्ड किसके बीच में है, S एंड R के बीच में। ये देखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन S एंड R इज इक्वल टू दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन T एंड U। तो यानी ये हुआ कि S के एग्जैक्ट ऑपोजिट R बैठा है, T के एग्जैक्ट ऑपोजिट U बैठा है। हो गया डायग्राम कंप्लीट। 6 प्लेयर्स को हमने बिठा दिए टेबल में। अब फाइनली बेस्ड ऑन द अबाउ स्टेटमेंट, Q इज द नेबर ऑफ, दिखाई दे रहा है ना, Q इज द नेबर ऑफ U एंड R। Q इज द नेबर ऑफ U एंड R, कलकत्ता इज करेक्ट। यार ये सब बनाने की जरूरत नहीं थी। जब Q इज द नेबर ऑफ पूछा गया है तो ऑब्वियस ही बात है Q ऑपोजिट में बैठा है P के, और P के नेबर S एंड T थे, तो वो Q के तो नेबर हो नहीं सकते। जो P के नेबर S एंड T है ना, Q तो उसके ऑपोजिट में बैठा है, वो तो S एंड T तो दूर दूर का फासला है उनके लिए, Q के लिए। तो यहाँ पर ही क्लियर हो गया कि S नहीं आ सकता Q के रिस्पेक्ट में, T नहीं आ सकता Q के बगल में, है ना, S नहीं आ सकता Q के बगल में, तो और P तो कैसे ही आ सकता है, Q और P तो ऑपोजिट में बैठे थे। हो गया, बड़ा लॉजिकल सवाल था। तो ऐसे भी होता है, मैंने कहा था ना मिसलेनियस टॉपिक्स, तो ऐसे होता है। उसमें दिखाई दे रहा है कि सर्कुलर टेबल और ये सब सिटिंग अरेंजमेंट है, बट था ये लॉजिकल रीजनिंग का सवाल। अगर सिर्फ ये 2 लाइन आप अच्छे से समझते हैं ना कि Q P के ऑपोजिट में है और P के नेबर्स Q के हो नहीं सकते, बात खत्म हो गई जी। चलिए आगे लेकर चलता हूँ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस गेट 2017। 6 persons are seated around a circular table. There are at least 2 men and 2 women. There are at least 3 right-handed person. Every woman has a left-handed person to her immediate right. None of the women are right-handed, which means all the women are lefty. The number of women at the table is how much? 2, 3, 4 cannot be determined. जब ये सवाल पढ़ते हैं ना तो मन ही मन ऐसी लगता है cannot be determined, बट ऐसा होता नहीं है। ये सवाल बहुत ही टफ है, बहुत सारा डेटा दिया गया है और सर्कुलर टेबल में उस डेटा को फिट करना है। तो मेरा सुझाव ये रहेगा, जब भी ऐसे सवाल आते हैं और आपको ऐसा लगता है कि मैं एक एक पढ़ करके तो नहीं कर पाऊंगा, मुझे डेटा प्रॉपर एक स्ट्रक्चर फॉर्म में चाहिए ताकि मैं बार बार उसे एनालाइज कर सकूं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना, कि एनालिसिस लगेगी बहुत सारी, जबकि प्रीवियस इसमें पढ़ा और मार्क कर दिया, है ना। आप इसमें भी देखना जरा, पढ़ा हमने और फिर बाद में उतारना स्टार्ट कर दिया, पढ़ो उतारो इजी था, इसमें करो ऐसे नहीं, इसमें पढ़े और सर फिर एनालिसिस चाहिए। अगर ऐसी बात है, जब भी ऐसे सवाल आ जाए तो पूरा का पूरा वर्ड प्रॉब्लम शॉर्ट पॉइंट्स में लिखो कि सर्कुलर टेबल में 6 people बिठाने हैं, सो 6 people ऑन दी सर्कुलर टेबल। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, एटलीस्ट उन्होंने कहा था कि टेबल पर 2 वुमेन तो चाहिए और 2 men भी चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट,
एटलीस्ट 3 राइट हैंडेड पर्सन चाहिए। एटलीस्ट जब कहा जा रहा है तो कम से कम इतने चाहिए, इससे कम नहीं चलेगा जी। फिर कह रहे हैं कि वुमेन हैज़ लेफ्ट हैंडेड पर्सन। अब जब पर्सन कहा गया है तो वुमेन भी चल जाएगा, मैन भी चल जाएगा, बट कहाँ पर होना चाहिए? वुमेन हैज़ लेफ्ट हैंडेड पर्सन टू इमीडिएट राइट, उनके राइट साइड में लेफ्टी पर्सन होना चाहिए। मैन वुमेन कोई भी चल जाएगा, बट ये वुमेन का कंडीशन है। और फाइनली सारी की सारी वुमेन कैसी है? इंटेलिजेंट नहीं, सारी की सारी वुमेन लेफ्ट हैंडेड पर्सन है, बिकॉज नन ऑफ द वुमेन आर राइट हैंडेड, सारी की सारी लेफ्टी है। ये कंडीशन सारा दिया गया था, मैंने बुलेटिन में उतार दिया। तो चलिए अब टेबल बनाते हैं। टेबल आपको पता ही है, सर्कुलर टेबल है। कितने पर्सन है इसके अंदर? सर 6 पर्सन को बिठाना है। तो पर्सन कैसे बैठ रहे हैं? इनवर्ड फेसिंग। सो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अब कैसे बिठाना है? इस कंडीशन के हिसाब से बिठाना है। और सर ये कंडीशन देखो, वुमेन लेफ्टी है, वुमेन के राइट में लेफ्टी पर्सन चाहिए, 2 वुमेन चाहिए, वुमेन वुमेन वुमेन। अगर ऐसा है तो वुमेन से ही स्टार्ट करते हैं ना। फिर यहाँ पर वुमेन को बिठाते हैं और ये है लेफ्टी पर्सन। वुमेन बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्टी है कि वो राइटी हो नहीं सकती है क्वेश्चन के हिसाब से। अगर वो लेफ्टी है, वुमेन वहाँ पर बैठी है, तो वुमेन का राइट कौन सा हुआ? सर अगर मैं इमेजिन करूँ तो मेरा राइट ये हो जाएगा। तो ये वाला जो है ना पोर्शन, ये राइट वाला। तो वुमेन के राइट में लेफ्टी पर्सन होना चाहिए। आप सोच रहे हो कि मैन को बिठाए, या अब यहाँ पर लेफ्टी मैन को बिठाए या लेफ्टी वुमेन को बिठाए? अगर लेफ्टी मैन को बिठाए ना तो क्या गड़बड़ होगी वो चेक कर लो। कि अगर लेफ्टी मैन को हम बिठा दे, अब आप क्या करोगे? अब आप कहोगे कि सर इस पर तो मैन का तो कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, कोई कंडीशन नहीं होता है, इधर भी वही है, और मैन का कोई क्राइटेरिया कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ वुमेन का कंडीशन है कि मेरे राइट साइड में लेफ्टी पर्सन होना चाहिए। अब अगर आप आगे वुमेन को बिठाओगे ना, यहाँ पर देखो वुमेन तो है ही लेफ्टी, अब वो कहेगी मेरे राइट में लेफ्टी पर्सन चाहिए। अगर वापस से आप मैन को लेकर आ गए लेफ्टी, तो क्या वॉयलेट हो गया? सर ये वॉयलेट हो गया कि एटलीस्ट 3 राइट हैंडेड पर्सन टेबल में होने चाहिए। इस कंडीशन के हिसाब से तो अब 3 राइट हैंडेड पर्सन आ ही नहीं सकते। कैसे आ सकते? मैक्सिमम 2 ही बचे, 3 का तो सवाल ही नहीं उठता। इसलिए यहाँ पर मैन लेफ्टी होना नॉट अलाउड, क्योंकि अगर यहाँ पर मैन लेफ्टी हो गया तो आप देखो जी क्राइटेरिया कैसे हो जाता है। और आप सोच रहे हो सर यहाँ पर वुमेन को क्यों बिठाया? आपको तो यहाँ पर मैन राइट हैंडेड बिठाना था, फिर यहाँ पर मैन राइट हैंडेड, फिर यहाँ पर मैन राइट हैंडेड, फिर यहाँ पर मैन राइट हैंडेड। अरे अगर सब जगह मैन लगा दिए तो फिर वो कह रहे ना एटलीस्ट 2 वुमेन भी होना चाहिए। हाँ सर जी, ये भी तो बात ठीक है। तो देखो यार, मैन को अगर यहाँ पर लेफ्ट हैंडेड बिठा दिया और वुमेन को बिठा दिया तो उस सिनारियो में गड़बड़ हो रही है। तो मैंने सोचा एक और वुमेन ही बुला लेते यहाँ पर। अगर एक और वुमेन बुला लिए जो लेफ्ट हैंडेड बाय डिफ़ॉल्ट होती है वुमेन इस क्वेश्चन के हिसाब से, और उसके राइट में होना चाहिए कौन? वुमेन हैज़ लेफ्ट हैंडेड पर्सन टू द इमीडिएट राइट। तो इसके राइट में एक लेफ्ट हैंडेड पर्सन। एक काम करते हैं, अब वुमेन को नहीं, अब मैन को बुलाते हैं जो लेफ्टी है, लेफ्ट हैंडेड पर्सन। अब सारा का सारा क्राइटेरिया ख़त्म जी। कौन कौन सा क्राइटेरिया ख़त्म? एक तो वुमेन के राइट साइड में लेफ्ट पर्सन होना चाहिए, दूसरा एटलीस्ट 2 वुमेन टेबल पर होनी चाहिए, ये क्राइटेरिया ख़त्म। वुमेन लेफ्टी होनी चाहिए, ये क्राइटेरिया ख़त्म। अब 3 राइट हैंडेड पर्सन चाहिए और 2 मेंस चाहिए। 3 राइट हैंडेड पर्सन एंड 2 मेंस एटलीस्ट होने चाहिए। अब मेरा मन कहता है अब तो देखो यार आसमान खुला है, मैन को बुलाओ राइटी, मैन को बुलाओ राइटी, है ना, और 3 होने चाहिए था ना। ये लो मैन को बुलाओ जो राइटी है। तो 3 राइट पर्सन आ गए, राइट हैंडेड पर्सन, और फिर आपके एटलीस्ट 2 मैन का क्राइटेरिया भी हो गया, एटलीस्ट 2 वुमेन का क्राइटेरिया भी हो गया। सभी खुश भी हो गए, किसी को कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है, तो बस ना हम तो खुश। देखो सारा अरेंजमेंट हो गया, 6 पीपल भी आ गए, 2 वुमेन 2 मैन एटलीस्ट होने चाहिए, वो भी हो गया। एटलीस्ट 3 राइट हैंडेड पर्सन, वो भी हो गए। फिर बाद में वुमेन के राइट में लेफ्टी पर्सन होना चाहिए, राइट में लेफ्टी, राइट में लेफ्टी, वो भी हो गया सर जी। और वुमेन लेफ्टी होनी चाहिए, वो भी हो गया, डन। अब यहाँ पर कैन नॉट बी डिटरमाइंड किसने कहा? फिर ये नहीं हो सकता। 2, 3, 4 में से नंबर ऑफ वुमेन्स एट द टेबल इज एग्जैक्टली 2, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता। अगर आपको और भी सिनारियोज और केसेस बनाने हैं आप बना सकते हो, आंसर यही रहेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने है, ये देखो।
ये यूनिक सवाल है ये, दिस इज अगेन आई गेस गेट क्वेश्चन ही है ना, ईयर यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। राहुल, मुरली, श्रीनिवास एंड अरुल आर सीटेड अराउंड अ स्क्वायर टेबल, ये मिसलेनियस टॉपिक है। अब टेबल कैसे कर दिया, स्क्वायर टेबल कर दिया। राहुल इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ मुरली, श्रीनिवास इज सिटिंग टू द राइट ऑफ अरुल, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर सीटेड ऑपोजिट ईच अदर। अब ऐसे सवालों में घबराना नहीं है, क्यों नहीं घबराना है, स्क्वायर टेबल बना लो। स्क्वायर टेबल बना लिया, चलो कितने पर्सन है, 4 पर्सन है, तो 1 2 3 4, 4 जगह भी है। अब आगे, सो 4 persons आर सीटेड अराउंड अ स्क्वायर टेबल, राहुल इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ मुरली। अगर यहाँ पर राहुल है, ये देखो मैं ये आर मैं हाईलाइट कर देता हूँ, क्या मुझे पूरा नाम लिखने में मज़ा नहीं आता, गेट एग्जाम में भी आपको समय सेव करना है, अदर एग्जाम भी लिख रहे हो तो समय सेव करना है। RMSA ऐसे में प्लेयर्स को पकड़ूंगा, आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ मुरली। अच्छा, तो ये मुरली को पहले बिठाना पड़ेगा, तभी तो मैं राइट लेफ्ट का खेला खेल सकता हूँ। अगर मुरली यहाँ पर बैठा है और जब कुछ भी नहीं दिया है कि फेसिंग कहाँ पर है, फेसिंग इधर है, फेसिंग इधर है, तो बाय डिफ़ॉल्ट फेसिंग किधर होती है, बाय डिफ़ॉल्ट फेसिंग होती है सेंटर में, टेबल के सेंटर में। तो मुरली यहाँ पर देख रहा है, तो मुरली का राइट ये हुआ, मुरली का लेफ्ट ये हुआ। तो अब वो कह रहे हैं दैट राहुल इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ मुरली। अच्छा, राहुल इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ मुरली, चलो ठीक है, राहुल मुरली बैठ गए। अब आगे, श्रीनिवास इज सिटिंग टू द राइट ऑफ अरुल। तो अगर अरुल को यहाँ पर बिठाए तभी तो उसका राइट ये होगा, और उसके राइट में श्रीनिवास इज सिटिंग टू द राइट ऑफ अरुल, तभी तो श्रीनिवास यहाँ पर बैठेगा ना। चल, तो ये अरेंजमेंट बड़ी प्रॉपर हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर सीटेड ऑपोजिट ईच अदर। RA की कहानी नहीं, RS तो नहीं हो सकता, ये तो गड़बड़ वाली बात है। RM नहीं हो सकता, गड़बड़ वाली बात है। RA का तो है ही नहीं, MS होना चाहिए, MS धोनी इसमें नहीं है। हो गया, डन एंड डस्टेड, कलकत्ता इज द राइट आंसर। मुरली श्रीनिवास ऑपोजिट में बैठते हैं, इसमें दिया गया है, ये ठीक है, बाकी गलत है। चलिए आगे लेकर चलता हूँ, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। 5 friends PQRS and T went camping at night. They had to sleep in a row inside the tent. PQ and T refused to sleep next to R since he snored loudly. सभी के ग्रुप में ऐसा एक प्लेयर होता है, मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वो भी ऐसी स्नॉलेक्स की तरह स्नोर करता है, तो हम भी ऐसी हम नहीं सोएंगे इसके साथ, बड़ा आवाज़ करता है। P&S wanted to avoid Q as he usually hugged people in sleep. ये पता नहीं ये कौन है। So P&S wanted to avoid Q, ये Q बड़ा जालिम प्राणी है, हग कर देता है, ठीक है। चलो, assuming everyone was satisfied with the sleeping arrangement, what is the order in which they slept? तो आप देख सकते हो ये मिसलेनियस टॉपिक है, एक सिनेरियो दे दिया है और उस सिनेरियो में आपको ये कहानी करवानी है। अगर ध्यान से देखें तो ये लीनियर अरेंजमेंट जैसा ही सवाल है, बिकॉज ऑल दिस 5 फ्रेंड्स वेंट कैंपिंग एट नाइट, दे हैड टू स्लीप इन अ रो। अगर रो में है, बाय डिफ़ॉल्ट मैंने क्या कहा था, जब इन साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ना दिया हो, सब कैसे करना है, बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्थ में फेसिंग है ऐसे मान करके अरेंज करवाना है। सो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट फेसिंग नॉर्थ हम पकड़ करके चलेंगे, ठीक है जी। अब आगे सेकेंड पॉइंट, PQT refused to sleep next to R as he snored loudly। तो एकदम क्लियर हो गई ये बात कि PQT जो है यहाँ पर R के साथ संबंध नहीं रखेंगे, है ना, उसके बाजू में नहीं सोएंगे। P&S wanted to avoid Q, P&S ने भी क्लियर कर दिया है कि Q के बगल में हम नहीं सोने वाले हैं, क्योंकि ये चिपकू आदमी है, ये हक करता है रात को। अज्यूमिंग एवरीवन वाज सेटिस्फाइड, तो आप स्लीपिंग अरेंजमेंट बताइए। चलो बताते जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रो में ही तो सुलाना है ना, ये रहा रो, ठीक है। और सभी कहाँ पर देख रहे हैं, नॉर्थ फेसिंग को देख रहे हैं। मैं मन ही मन सोच रहा था कि R को अवॉइड किया जा रहा है, तो R को कोना दे देता है, ये R का कोना है, ठीक है ना, ताकि इसका ये वाला नेबर तो अब कोई है ही नहीं, है ना, ये वाला नेबर होगा, R के राइट साइड में एक नेबर होगा। कौन सा नेबर उसको चलेगा, PQT तो मना कर रहे हैं, हम तो नेबर नहीं बनेंगे तुम्हारे। बचा कौन, S बचा ना, S बचा, तो S को यहाँ पर बिठा दे, चलो S बन जाएगा। ये स्नोर करता है और ये कुछ भी नहीं करता है, पर इसको चल जाता है, तो यहाँ पर S आ गया। अब क्या, S को क्यों नहीं चलता है,
क्या एस को पी टी चल जाता है? हाँ सर जी, पी टी चल जाता है। तो पी यहाँ पर आ सकता है या टी आ सकता है, कोई भी चल जाएगा। इसको मान लेते पी आ गया, उसके बाद टी आ गया। अच्छा, अब कौन बचा है? क्यू बचा है। क्या क्यू को हम यहाँ पर रख सकते हैं? क्या क्यू और टी में कोई तकलीफ नहीं है? हाँ, टी को आर से तकलीफ थी, वो तो दूर है ही। टी को क्यू से कोई तकलीफ नहीं है, तो क्यू को बिठाया जा सकता है। क्या हमने सभी के सभी 5 फ्रेंड्स को सही तरीके से बिठा दिए? यस सर जी, किसी को कोई तकलीफ नहीं। देखो ध्यान से, पी क्यू टी आर के संबंध में नहीं आए, पी क्यू टी आर से दूर रहे। और ये जो पी एस है उसको क्यू से दूर रहना था, ये देखो पी एस जो है वो क्यू से दूर रहा। सभी खुश, सभी खुश, तो श्रेणिक सर भी खुश। हेंस दी आंसर इज आर एस पी टी क्यू, आर एस पी टी क्यू, आर एस पी टी क्यू इच कलकत्ता। डन एंड डस्टेड। चलिए आगे लेकर चलता हूँ, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है 5 पर्सन्स का। अगेन क्वेश्चन ये है गेट मैकेनिकल 2021 का, 5 persons P, Q, R, S and T are to be seated in a row, all facing the same direction but not necessarily in the same order. P and T cannot be seated at either end of the row. P should not be seated adjacent to S. R is to be seated at the second position from the left end of the row. The number of distinct seating arrangements possible is 2, 3, 4 या 5. बड़ा वर्ड प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। अगेन मैंने कहा था, जब चीज़ें बड़ी हो डिकोड करो, शॉर्ट पॉइंट्स बनाओ, एनालिसिस करो, डायग्राम बनाओ, आंसर आ जाएगा। सो मैं आपको अब समय देता हूँ, 1 मिनट सोचिए, सॉल्व कीजिए, फिर मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। तो चलिए अब सोल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहले मैं अंग्रेजी को कन्वर्ट करना चाहूँगा बड़े वाले वर्ड प्रॉब्लम को छोटे छोटे बुलेटिन्स में। जैसे क्या कहा गया था कि 5 persons है, अच्छा 5 जगह होनी चाहिए, और ये 5 person को कहाँ पर बिठाना है? इन अ रो। अच्छा जी, फेसिंग कहाँ पर दिया गया है? कहीं पर भी नहीं दिया गया है। क्या अज्यूम करोगे? नॉर्थ फेसिंग है। बट क्या यहाँ पर राइट लेफ्ट का कोई सिनारियो था? नहीं सर जी, तो फिर दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखो यहाँ पर 5 persons थे इन अ रो, ऑल फेसिंग द सेम डायरेक्शन, नॉर्थ हमने मान लिया बाय डिफॉल्ट, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो ये ऑर्डर में नेसेसरी नहीं है कि होंगे, हो भी सकते हैं बट नेसेसरी नहीं है, इसलिए आगे कहा गया है पी एंड टी कैन नॉट बी सीटेड एट आइदर एंड ऑफ द रो, यानी एक्सट्रीम्स पर नहीं होने चाहिए। वो लिख लीजिए, पी एंड टी कैन नॉट सिट एट एंड, तो एक्सट्रीम में नहीं होने चाहिए। उसके बाद आगे क्या कहा जा रहा है? P शुड नॉट बी सीटेड एडजेसेंट टू S। जब P शुड नॉट बी सीटेड एडजेसेंट टू S कहा जा रहा है तो PS भी अलाउड नहीं है, SP भी अलाउड नहीं है, क्योंकि एडजेसेंट दोनों साइड में हो रहा है ना, तो ये दोनों अलाउड नहीं है। तो ये हो गया और की कहानी, PS भी नहीं चलेगा, SP भी नहीं चलेगा। फिर R इज टू बी सीटेड एट दी सेकेंड पोजिशन फ्रॉम दी लेफ्ट एंड ऑफ दी रो, चलेगा। R इज टू बी सीटेड एट दी सेकेंड पोजिशन फ्रॉम दी लेफ्ट एंड ऑफ दी रो। अब लेफ्ट कैसे होगा? सभी नॉर्थ फेसिंग में, तो यहाँ से लेफ्ट होगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ वो भी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ कि 1 2 3 4 5, तो ये सब नॉर्थ में देख रहे हैं जैसे आपको पता है। तो लेफ़्ट ये होगा, राइट ये होगा। आर को सेकेंड लेफ्ट जो है यहाँ पर ध्यान से पढ़ना, आर इज़ टू बी सीटेड एट दी सेकेंड पोजीशन फ्रॉम दी लेफ्ट एंड ऑफ दी रो। ये लेफ्ट एंड हो गया, सेकेंड पोजीशन ना, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। तो आप देख सकते हो लेफ्ट एंड में से सेकेंड अगर आप जाओगे तो ये फिक्स हो गया है, इसको कोई भी हिला नहीं सकता यहाँ से। अब बाकी वाले जो पोजीशन है उसमें बिठाना है बाकी पर्सन्स को, एंड पूछ रहे हैं कि बिठाइए और बताइए दी नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सिटिंग अरेंजमेंट्स पॉसिबल। मैं कह रहा था अच्छा जी, सबको बिठाना और बताना अब कितने ऐसे सीटिंग अरेंजमेंट्स पॉसिबल होंगे। अरे ये क्या हो गया जी, 1 सेकेंड, हाँ अब इसको ऊपर कर देते हैं, ये रहा। चल, तो हमको मॉडल तो मिल चुका है। अब हम मनी मन ये सोच रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें होनी थी। P एंड T कैन नॉट सिट एट दी एंड, अगर P T एंड में नहीं बैठ सकते, यहाँ पर और यहाँ पर नहीं बैठ सकते, तो P T के लिए यही पोजीशंस बची है। तो यहाँ पर P या T आना चाहिए, और कौन बचे थे जी? Q एंड S। तो इन वाले पोजीशंस पर Q या S आने चाहिए। चलिए फिर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वाले पोजीशन पर अगर Q को बिठाए, R तो उसके बाद है ही, फिर PT अगर रख दे PT, और इसमें S आ जाएगा। एक ये हो गया। कुछ बच्चे कहेंगे सर Q पहले फिर R, अब ये PT की जगह TP कर दो।
हाँ हाँ ये भी हो सकता है, फिर एस। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर क्यू को पहले क्यों, एस को बुला लो जी। मैंने कहा ये लो, तो ये एस आर पी टी, अगर एस आ गया फिर आर फिर पी टी रखा तो यहाँ पर क्यू आना चाहिए। कोई बच्चे कहेंगे कि सर पी टी क्यू टी पी क्यू नहीं। मैंने कहा ठीक है जी, ये देखो एस आर टी पी की जगह, ये पी टी की जगह अब टी पी कर रहे हैं, ठीक है, पी टी हो गया ना, अब टी पी करेंगे। तो ये चारों के चारों पॉसिबल चीज़ें मैंने बता दी हैं। अब आप मनी मन सोच रहे हो कि सर चार इसके अलावा कुछ बन सकता है, एस क्यू, ये एस क्यू का सारा सिनारियो, क्यू एस, ये क्यू एस का सारा सिनारियो, ठीक है, पी टी टी पी, ये देखो पी टी पी टी टी पी टी पी, सारा हो गया। इसके अलावा तो कुछ आ ही नहीं सकता सर जी, अब आ नहीं सकता, हो गया, डन एंड डस्टेड। 4, हाँ तो फिर आप जल्दबाजी में क्या करते हो, 4 को क्लिक करते हो, 4 इज़ द रॉन्ग आंसर। भाई साहब गेट का एग्जाम है, ध्यान से पढ़ना है। ये आपने 5% की कहानी देख ली, आर जो है सेकंड में फिक्स है, इसको देख लिया, या पी कैन नॉट बी सीटेड एट द एंड देख लिया। ये पी एस और एस पी बगल में नहीं आ सकते, ये नहीं देखा आपने, पी एस एस पी बगल में नहीं आ सकते, ये दिस इज़ नॉट अलाउड, दिस इज़ अलाउड। पी एस एस पी बगल में नहीं है, पी एस एस पी बगल में नहीं है, दिस इज़ अलाउड, दिस इज़ अलाउड, दिस इज़ अलाउड। सो आंसर इज 3, सिर्फ 3 ही अलाउड है, एक गड़बड़ है ना, पी एस चलेगा नहीं, इधर मैंने बताया था ना पी एस चलेगा नहीं, ठीक है जी। तो यहाँ पर द राइट आंसर इज 3 एंड नॉट 4, इसलिए बॉम्बे इज द राइट आंसर। कैसा रहा, ये है गेट का स्वाद। चलिए आगे लेकर चलता हूँ, अगला सवाल अगेन मिसलेनियस टॉपिक जैसा है, आप देख सकते हो लॉजिकल अरेंजमेंट है। 5 नंबर्स 10, 7, 5, 4 एंड 2 आर टू बी अरेंज्ड इन अ सीक्वेंस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फॉलोइंग द डायरेक्शन गिवन बिलो। अच्छा जी, अब ये कैसी सीक्वेंस में बिठाना है, 5 नंबर्स को वैसे बात है एक लाइन में बिठाएंगे, बिठाओ आप भी। नो टू ऑड और even numbers are next to each other. The second number from the left is exactly half of the leftmost number. The middle number is exactly twice the rightmost number, which is the second number from the right. अब जैसे आप ये सवाल पढ़ते हो ना, पता नहीं चल रहा है कि ईस्ट फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग है, कैसे क्या बिठाया गया है। मैंने आपको क्या कहा था, बाय डिफ़ॉल्ट सभी रो में बैठे हैं, नॉर्थ में देख रहे हैं, बस रो में बैठे हैं। तो कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, 5 को बिठाना है, 1 2 3 4 5, सभी कहाँ पर देख रहे हैं, नॉर्थ में देख रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट। अब यहाँ पर कुछ ऑड इवन का लोचा चल रहा है, तो सर जी ऑड एंड इवन नंबर्स का हम ग्रुप्स बना लेते हैं। कितने ऑड नंबर है, 2 ही ऑड नंबर है, 5 7। कितने इवन नंबर है, 3 इवन नंबर है, 10 4 2। अब कंडीशन क्या रखा गया है, 5 numbers are to be arranged in the sequence from left to right following the direction given below. Left to right, ऐसन फिल करना है, left to right. No 2 odd or even numbers are next to each other. ठीक है, 2 odd साथ में नहीं होने चाहिए, 2 even साथ में नहीं होने चाहिए। Okay, noted. The second number from the left is exactly half of the leftmost number. ये जो leftmost number है, the second number from the left, तो ये वाला नंबर इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ द लेफ्ट मोस्ट नंबर। अच्छा, इसका एग्जैक्ट आधा यहाँ पर है, तो मन में क्या आता है कि 10 और 5, यहाँ पर 10 यहाँ पर 5 है ना। कुछ बच्चे कहेंगे सर 4 2 भी आता है मन में, 4 2, देखो इसका आधा 2, इसका आधा 5। मैंने कहा दोनों सिनारियो सही है, बट ये जो सेकेंड केस है ना, इधर मार खा जाता है। नो टू ऑड और नो टू इवन नंबर आर नेक्स्ट टू ईच अदर। 4 2 तो 2 इवन नंबर हो गए, बगल में नहीं बिठा सकते, बगल में नहीं बिठा सकते, ये चीज़ नहीं हो सकती। तो कौन सी हो सकती है, 10 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, ठीक है, ये इवन ये और ये हो सकता है। चलो, तो सेकेंड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ द लेफ्ट मोस्ट नंबर, ये बात ठीक है जी। और फाइनली द मिडल नंबर इज एग्जैक्टली ट्वाइस द राइट मोस्ट नंबर। ये जो है ये 2 गुना है इस नंबर का, ये कब पॉसिबल है। तो यहाँ पर कटिंग चलेगी, 5 और 10 की तो कहानी हो गई। अब हाँ, ये 4 2 की कहानी बची है, तो ये जो है 4 और ये 2, ठीक है। दी मिडल नंबर इज एग्जैक्टली ट्वाइस दी राइट मोस्ट नंबर, इसका 2 गुना करोगे तो ये मिलना चाहिए, बराबर से बैठ रहा है। और कौन सा प्लेयर बचा है अब, 7। तो देखो सारे के सारे कंडीशन सेटिस्फाइड, इवन ऑड इवन ऑड इवन, बिल्कुल ठीक। और फिर ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों हमने सेटिस्फाई करवा दिए, तो हमारा अरेंजमेंट ठीक है। विच इज़ दी सेकेंड नंबर फ्रॉम द राइट, ये लेफ्ट है, ये राइट है, इसलिए पूछ रहे हैं सेकेंड नंबर फ्रॉम द राइट
ये रहा सेकेंड नंबर फ्रॉम द राइट 7, कलकत्ता H करेक्ट। चलिए आगे लेकर चलता हूँ, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। 7 contestants H, I, J, K, L, M and N have their entry on stage at the Miss World contest इन अ सर्टन सीक्वेंस। तो यहाँ पर फैशन शो चल रहा है और महिला नहीं है, महिला आ गई तो आप पढ़ाई छोड़ दोगे। सो आई एंटर्स एग्जैक्टली बिफोर एम, जे एंटर्स एग्जैक्टली आफ्टर एन, बिफोर यानी पहले, आफ्टर यानी बाद में। तो ये सारी चीज़ें हो रही है वहाँ पर। एग्जैक्टली 1 contestant एंटर्स ऑन स्टेज आफ्टर एम एंड बिफोर एच इन द सेम ऑर्डर। एल एंटर्स थर्ड, एच एंटर्स लास्ट बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। ऑप्शन ए एल एंटर्स आफ्टर एम, J enters 4th in number, N enters 1st in number, I enters 5th in number। क्या ठीक है जी? अब सर जब ऐसे सवाल आते हैं ना बड़ा कठिन मामला लगता है हमको, अगर तुमको क्या हमको भी लगता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जब ये मिस वर्ल्ड का जो कॉन्टेस्ट होता है तो वो कैसे होता है, स्टेज में होता है। तो हम ऐसे मान करके चलते हैं कि स्टेज जो है इस प्रकार से बिल्ड है कि सारी की सारी महिला इस वाले डायरेक्शन में, ऑडियंस यहाँ पर बैठी है। तो महिला जो रैंप वॉक करेगी ऐसे करेगी और ये हमारा स्टेज का हमने थोड़ा सा ओवरव्यू बना दिया है। टोटल कितनी महिला है, 1 2 3 4 5 6 7 महिला है जो ये रैंप वॉक करने वाली है और हमको अरेंजमेंट बताना है अब कैसे क्या होगा। चलिए 7 contestant H, I, J, K, L, M and N have their entry on the stage at the Miss World contest in a certain sequence। I enters exactly before M। आई कहाँ पर एंटर हुई है, एग्जैक्टली बिफोर एम यानी पहले आई है। तो पहले का इंडिकेशन हमारा ये होगा, आप देख रहे हो ना मैंने ऑर्डरिंग कैसी दी है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो जो ऊपर है वो पहले, जो बाद में वो नीचे, राइट। तो आप देख सकते हो आई इज़ बिफोर एम, तो आई पहले आएगा इस प्रकार से, क्योंकि स्टेज ऊपर है ना ऐसे उस साइड में, तो ये पहला हो जाएगा, ये बाद में हो जाएगा। चलो तो ये वाला तो हमने फर्स्ट सिनेरियो क्रिएट कर दिया है जो था आई एंटर्स बिफोर एम। J enters exactly after N, J enters exactly after N, तो N पहले J बाद में, ये हो गया। फिर exactly 1 contestant enters on a stage after M and before H in the same order। अच्छा कैसे कहा गया है, वो जो पर्सन है exactly 1 enters on the stage after M, after M, M के बाद, तो M पहले था, M के बाद वो पर्सन है, एंड बिफोर H, H के पहले है। तो ऑब्वियस ही बात है H उसके बाद होगा, इस पर्सन के बाद H होगा, तभी तो हम कहेंगे ना कि वो पर्सन बिफोर H था इन द सेम ऑर्डर। L एंटर्स थर्ड, ये भी लिख देता हूँ, थर्ड पोजीशन पर L है। और H एंटर्स लास्ट, तो लास्ट पोजीशन पर कौन है जी, लास्ट पोजीशन पर H है। तो ये जो थर्ड पोजीशन पर L है इसको फिट कर देते हैं। थर्ड पोजीशन पर L है, लास्ट पोजीशन पर H है। अरे अरे अरे, अगर लास्ट पोजीशन पर H है तो ये H डैश M की कहानी मिल गई, कनेक्टिविटी H डैश M, तो M हमारा 5th पोजीशन पर आ गया। और कुछ कनेक्टिविटी मिली सर, ये देखो I M कनेक्टिविटी मिली, M के पहले I था, मार्क करो जी ये। और कुछ मिल रही है कनेक्टिविटी सर, एक और वो बचा था ना NJ, इसको भी तो फिट करना है। NJ यहाँ पर फिट होगा या NJ सर इधर तो एक ही वैकेंसी है, तो NJ को तो ऊपर ही फिट करना था, ये जोड़ी में चल रहा है, N पहले J बाद में, तो इधर कौन आया अब, H I J K बच गया है ना, K आएगा यहाँ पर। हो गया डन एंड डस्टेड, सारा कुछ हमने अरेंजमेंट करवा दिया है। अब L एंटर्स आफ्टर M, ठीक है क्या, L एंटर्स आफ्टर M, नहीं यार L तो थर्ड पे था ना, तो पहले आया है, तो ये कहना गलत है जी। J एंटर्स फोर्थ इन द नंबर, J एंटर्स फोर्थ इन द नंबर, गलत है। I एंटर्स फोर्थ इन द नंबर, I एंटर्स फिफ्थ कहना भी गलत है ना, I एंटर्स तो फोर्थ था, तो ये कलकत्ता ठीक हो गया। बट ये हम चेक भी करेंगे कि कलकत्ता क्यों ठीक है। N एंटर्स फर्स्ट इन द नंबर, यस N एंटर्स फर्स्ट इन द नंबर। तो देखा आपने, आज के क्लास में हमने मिसलेनियस टॉपिक्स के अरेंजमेंट्स भी देखे जो लॉजिकल अरेंजमेंट्स थे, जैसे नंबर का हो गया, स्टेज का हो गया, और यहाँ पर आपने देखा कि कैसे क्या लॉजिक यहाँ पर दिया गया है, कौन साथ में कौन नहीं है, एनालिसिस करना है। इधर भी आपने देखा कि आउटिंग के लिए गए हैं, कैंपिंग के लिए, और उसमें आपको अरेंजमेंट करवाना है। स्क्वायर टेबल यहाँ पर आ गया था, उसमें सर्कुलर टेबल तो आपने देखा ही है, और फिर हमने देखा है
इनसाइड देख रहे हैं टुवर्ड्स द सेंटर, आउटसाइड अवे फ्रॉम द सेंटर, उनके अरेंजमेंट्स हो गए। फिर काउंटिंग वाला देख लिया हमने कि कितने परसेंट्स इन बिटवीन है, टेबल पर है, ये सारा हमने देख लिया। तो अच्छे सवाल हमने देखे, लीनियर अरेंजमेंट के सवाल भी हमने देखे। सो ये था आज का क्लास, सीटिंग अरेंजमेंट। आई होप यू एंजॉयड द क्लास। नाउ मीट इन द नेक्स्ट क्लास। अप टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, सी या, बाय।